हाय, वेलकम टू रामबाण। मैं हूं आपका होस्ट उमेश शिकारा और आज मैं बात करूंगा एक आयरनी की और उसको रिलेट करते हैं उस आयरनी को क्रॉनिक सिकनेस से, एलिमेंट से जो हमारी सोसाइटी हम लोग जूझ रहे हैं, जिससे सबसे ज़्यादा डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, ये सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है उसके अंदर कहीं ना कहीं आयरनी है हमारे साथ, बीइंग एन इंडियन। And I want to speak to you about that and in the process explain to you कि क्यों है वो प्रॉब्लम और कैसे हम मे बी थोड़ा सा उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। तो आयरनी नंबर 1, अगर मैं दुनिया में 10 टॉप मोस्ट न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड फूड्स की अगर लिस्ट बनाऊं जिसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों हों और मैं टॉप 10 फूड की अगर लिस्ट बनाऊंगा तो वी हैव ऑल दोज 10 इन आवर इंडियन डाइट। सो वी आर न्यूट्रिशनली वेल इक्विप्ड, हम अच्छा न्यूट्रिशन का खाना खाते हैं। आयरनी नंबर 1, अनलाइक वेस्टर्न सोसाइटी। सेकेंड, वी eat home cooked food, not junk, unlike foreign society. We do not have cold drink, for example, a soft drink with our food. Number 3, we are highly active, at least जिनको मैं जानता हूँ, जिनको ये कोई भी, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम, चाहे कैंसर की, चाहे अल्जाइमर्स की, जिसको भी आई है, आई हैव नोन देम एज फेयरली एक्टिव पीपल, देर नॉट इनएक्टिव। और ये जो 3 रीजंस मैंने बताए कि न्यूट्रिशनली डिप्लीटेड डाइट, माने उसमें न्यूट्रिशन कम है, जो जंक है, बाहर का जो खाना है। नंबर 2, होम कुक्ड नहीं है, सो देयरफॉर यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन द ऑयल्स एंड स्टफ लाइक दैट। जंक बन जाता है अगर कोल्ड ड्रिंक के साथ आप खाना लेते हैं। एंड नंबर 3, इनएक्टिव लाइफस्टाइल। नाउ दीज आर आयरनीज बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑफ दीज 3। और ये वर्ल्ड के 3 सबसे बड़े कॉजेज हैं कैंसर के, हार्ट प्रॉब्लम के, शुगर के, और जो दूसरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये 3 सबसे बड़े कॉज हैं। चौथा है ओबेसिटी, वो हमारे इंडिया में नहीं है। तो देखिए आयरनी के पहले जो टॉप 4 फैक्टर्स हैं पूरे वर्ल्ड में जिनके कारण वो प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होते। एंड दिस इज वाई दिस इज एन आयरनी। आगे चलते हैं। अब एकदम जो नेक्स्ट क्वेश्चन जहन में आता है वो ये है कि यार अगर सब कुछ ठीक है तो फिर जीन्स खराब होंगे, फिर जीन्स का रोल होगा इसके अंदर। पीपल आर राइट इन थिंकिंग अबाउट इट बट दे आर रॉन्ग इन एज्यूमिंग दैट जीन्स प्ले अ रोल इन दिस। मैं इसको क्लैरिफाई करता हूँ कि जीन्स का आप मान के चल सकते हैं कि कोई भी रोल नहीं है इसके अंदर। एक्सेप्शनली है, कुछ जीन म्यूटेशंस हैं जो हमें हेरिडिटरी मिलती हैं और उसके कारण कुछ सीरियस इश्यूज हैं, बट दे आर एक्सेप्शंस, सो कट दैट आउट। आई एम टॉकिंग अबाउट 90% ऑफ द केसेस, 80 to 90% ऑफ द केसेस जो ये जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। अब उसमें जीन्स का कोई इशू नहीं है। और मैं एक स्टडी कोट करता हूँ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि डेनमार्क में एक स्टडी की गई ऑन 2700 ट्विंस, 2700 ट्विंस, और उनकी स्टडी में ये निकला। अब उनकी स्टडी में सबसे बड़ा फैक्टर क्या मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि कोई भी कंट्राडिक्ट नहीं कर सकता कि यार उनके पेरेंट्स सेम है, उनका पैदा होने का टाइम सेम है, उनके सर्कमस्टेंसेस सेम है, उनकी माँ ने सेम खाना खाया है, उनको फीड सेम तरीके से किया गया है, तो उनका जीनोम 100% मैच करना चाहिए इफ जीन्स वर टू डिक्टेट आवर लाइफ, इफ जीन्स आर द किंग who are ruling the show or running the show. But they are not, because उस स्टडी में भी only 25% twins were found to have matched for what? For lifelong lifespan gene, माने कितने दिन वो, जैसे हमारे हर फैमिलीज में अलग अलग है, राइट। किसी फैमिली हिस्ट्री में लंबी उम्र में जाके लोग मरते हैं, किसी में थोड़ा शॉर्ट रहते हैं। तो वो वाले जो जीन्स हैं उनको उन्होंने सेग्रीगेट किया और इवन देन दे मैच्ड फॉर ओनली 25%। 25% मतलब क्या है कि आप 100 रैंडम लोग उठाओ, उसमें से 25 के तो वैसे ही जीन मिल जाएंगे आपस में। सो जीन्स डू नॉट प्ले अ रोल इन इट। नाउ इन माय पॉइंट ऑफ व्यू,
द हायरार्की इज एज फॉलोज, और ये मेरी है, इट्स नॉट रिटन इन एनी लिटरेचर एनीवेयर. माइंड इज एट द टॉप. माइंड इज द क्रिएटर, द क्राफ्टर, हमारा क्रिएटर. हम वो हैं जो हमारा माइंड है. ब्रेन इज द मीडिएटर. सो माइंड, ब्रेन. अब ब्रेन के थ्रू हमारी जो बाकी बॉडी है उसमें जो भी हम कर रहे हैं वो ब्रेन के थ्रू हो रहा है. सो थर्ड कम्स, कौन कर रहा है? सेल. सो माइंड फर्स्ट, टू ब्रेन विच इज अ मीडिएटर, एंड सी थर्ड सेल. अब जो सेल जो करता है, ये सेल की देन है. ये बीमारियां, ये माइंड की देन नहीं है, ये ब्रेन की भी देन नहीं है. कुछ ब्रेन इश्यूज, न्यूरो इश्यूज को छोड़ के, ये वाली जो कॉजेज की बात कर रहा हूं मैं, जो सबसे ज्यादा सोसाइटी जूझ रही है जिनसे, तो एक्सक्यूज मी, तो सेल. नाउ आई फाइंड दिस इंट्रीगिंग बिकॉज हम लोग पता नहीं कहां कहां क्या क्या सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं, बट वी नेवर थिंक ऑफ सेल लाइक अ बीइंग. अगर हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, आप उसको एक मान लीजिए, वन बीइंग है वो. ईच सेल इज वन बीइंग, क्योंकि सेल के अंदर अपनी लाइफ है, उसको अपने आप मारने की, सुसाइड करने की उसमें क्षमता है, उसको और जनरेट करने की, मल्टी सेल्स जनरेशन की उसको वो है, बिकॉज सेल्स डू मल्टीप्लाई, राइट. तो सेल एक अपने आप में एक ह्यूमन बीइंग है. तो अगर मैं उस सेल के बारे में सोचूं तो जो कल्प्रिट है वो सेल है, जीन्स नहीं है. अब एक आर्ग्यूमेंट आता है कि जीन्स रिजाइड विद इन द सेल, सेल्स न्यूक्लियस. यस, दैट्स ट्रू, बट इवन देन जीन्स आर नॉट रनिंग द शो. एंड आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑन दैट, how this whole thing functions, right. Let's say कि सेल किससे ट्रिगर होता है, या सेल के अंदर क्या जो एक्टिविटीज होती हैं किस वजह से होती है. एक तो न्यूट्रिशनल एलिमेंट, कि वो ब्लड के थ्रू आपके अंदर न्यूट्रिशन आया तो उससे जो जो कुछ हुआ. एक हार्मोनल होता है, जैसे इंसुलिन. इंसुलिन, एवरीबडी नोज इंसुलिन. सो लेट्स टेक इंसुलिन एग्जांपल. सो इंसुलिन का, एक्सक्यूज मी, एक रिसेप्टर है सेल पे, और हमारे सेल पे सबके रिसेप्टर्स हैं. सो यू, नथिंग कैन जस्ट गो इन एंड गेट आउट लाइक दैट. सो वी हैव रिसेप्टर्स फॉर एवरीथिंग, राइट. सो इंसुलिन हैज अ रिसेप्टर ऑन द सेल जो ट्रिगर करता है ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने का. ठीक है. अब मान लो जो उसका जो पाथवे है वो ऐसा है, मैं छोटा सा समझाऊंगा कि हार्मोन, इंसुलिन, रिसेप्टर के बाद कुछ केमिकल प्रोसेसेस हैं, अ कपल ऑफ स्टेप्स आर देयर. उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, माने वो जो स्टेप्स के बाद ये पता लगता है कि करना क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, क्या होना है. तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विल देन स्विच ऑन द जीन और स्विच ऑफ द जीन. सो जीन तो हायरार्की में लास्ट है. अगर आप फंक्शनिंग में भी देखेंगे, जहां ब्रेन से हार्मोन रिलीज हो रहा है वहां पहला है, ओके फाइन, बट दैट it doesn't do the job until that hormone reaches to the cell and does something inside the cell. Essentially we are a cell. जो हो रहा है सेल में हो रहा है, बाकी जगह से जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं ब्रेन से आ रही है, ब्रेन है सेल्स, राइट. तो वो भी सेल के अंदर से ही आ रहा है. तो आप समझिए कि जीन तो वैसे भी लास्ट है उस लिस्ट में. तो that's another reason why I think genetics doesn't play a role in in making our life healthy or unhealthy. I think it's the environment, epigenetics as we call it, and I think most of the scientific community agrees on that. Cell is the driver, जैसे मैंने बोला. अब सेल के अंदर क्या चीजें हैं? सेल के अंदर दो हैं. अब समझ के चलिए, मेरे हिसाब से, जैसे आप कहेंगे कि सेल क्या है, तो लेट्स से सेल इज अ कार. सो नाउ कार हैज एन इंजन. So likewise, cell has, in my view, two engines. गाड़ी में हाइब्रिड गाड़ी है ना, तो दो की जगह दो इंजन है, दो अलग अलग काम करते हैं. अब सेल में दो मेरे हिसाब से इंजन है. एक है उसका न्यूक्लियस, जो इंजन नहीं है, वो इंजन की सपोर्ट है. और मेन जो इंजन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, एक ऑर्गेनल है जो हमारे सेल के अंदर होता है इन मल्टीपल नंबर्स. वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज इन आवर सेल, वी कैन डिक्रीज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज इन आवर सेल. सो द मोर एंड द बेटर माइटोकॉन्ड्रियाज फंक्शन, द हेल्दियर यू गेट. सिंपल. और ये सारे जितने भी मैंने प्रॉब्लम्स बताई, कैंसर, शुगर, हार्ट, ये सब के पीछे माइटोकॉन्ड्रिया इज द रूट कॉज.
तो अभी उस पे आते हैं। तो न्यूक्लियस है और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये आता है सवाल कि न्यूक्लियस के अंदर जीन है जीन्स हैं, पर वो जीन ऑन और ऑफ किससे हो रहे हैं? उसके एनवायरमेंट से हो रहे हैं। सो द परफेक्ट एग्जांपल टू कोट हियर इज व्हेन वी हैव हाई फास्टिंग ग्लूकोज, तो हो क्या रहा है कि ग्लूकोज घूम रहा है, सो इट इज ट्रिगरिंग इंसुलिन रिलीज फ्रॉम पैनक्रियाज। इंसुलिन आ गया, इंसुलिन ने अपने सेल के रिसेप्टर के ऊपर बोला कि भैया ले लो ना ग्लूकोज, एंड सेल इज लाइक सेइंग नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए बाबा, यू जस्ट गो एंड फाइंड अनदर सेल, मेरे को नहीं चाहिए, मेरा अंदर का नहीं चल रहा है वो सिस्टम। क्यों? क्योंकि उसका माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो रहा है ऐसा ऐसा, या हो चुका है डैमेज। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होने को कैसे समझेंगे हम, कि मान लो आपके पास हाइब्रिड कार है जो आजकल आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है 40 की स्पीड तक, उसके बाद वो पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाती है। तो आप ये लगाइए कि मान लो द वे द वॉर्स आर हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, सपोज करो कल को पेट्रोल की सप्लाई बंद हो जाए पूरे वर्ल्ड में और हमारे पास पेट्रोल की सप्लाई नहीं है, और मेरे पास गाड़ी हाइब्रिड है, तो मुझे उसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं उसको 40 की स्पीड पे चलाऊं। सो दैट इज हाउ वी रन आवर बॉडीज while getting into this mess slowly and steadily, whether it is cancer build up or it is blockage build up or it is any other problem in relation to diabetes for example. तो हो वही रहा है कि cell is trying to say that listen dude, I do not have any space for you. अब तुम high insulin है, कर लो क्या करोगे, but there is no space because mitochondria is not working. So that is why I think अगर हम प्रॉब्लम की रूट कॉज पे पहुंचेंगे तो सबसे पहली रूट कॉज तो सेल है, और सेल के बाद अगर कोई रूट कॉज है तो माइटोकॉन्ड्रिया है, जीन्स नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। तो हाउ अबाउट इफ वी टारगेट द सेल इटसेल्फ, एंड इन विद इन द सेल हाउ अबाउट इफ वी टारगेट द माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया एक एनर्जी हब है, तो उसमें फैट से जितना भी हमारा बॉडी में स्टोर्ड फैट होता है जो हम यूज करते हैं एनर्जी के लिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया यूज करता है। ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में भी माइटोकॉन्ड्रिया एक आखिरी स्टेप है कि पहले ग्लूकोज आया, तो ग्लूकोज का कुछ प्रोसेस है जिसके चलते वी गेट सम एनर्जी from glucose, but glucose का ultimate fate has to enter and has to be mitochondria. Otherwise what happens is कि वो oxidative stress आ जाता है, और in case of glucose से एक high lactic acid build up हो जाता है, and then you just cannot do much. So आपका basically ग्लूकोज बहुत हाई है बट एनर्जी एक्सपेंस कम है, बिकॉज आप उतनी ही एनर्जी से आप स्पेंड कर सकते हो बिकॉज योर माइटोकॉन्ड्रिया इज डैमेज्ड। अगर हम ये सवाल पूछे कि प्रॉब्लम आई क्यों, जब हम सब कुछ ठीक खा रहे हैं, इतना हाई न्यूट्रिशन फूड खा रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्यों आई? अब क्यों आई का बड़ा बहुत डिफिकल्ट जवाब है, क्योंकि सबको नहीं आ रही है। अगर 10 में से एक आदमी को आ रही है तो मुझे ये बताइए कि 9 आदमी जो खाना खा रहे हैं 2 को आ रही है, या इवन 3 को आ रही है, 7 को तो नहीं आ रही। तो वो प्रॉब्लम ये कहना कि हमारा खाना बेकार है वो ठीक नहीं है। हाँ, ये कहना कि हम ज्यादा खा रहे हैं, यस दैट इज वन ऑफ द रीजंस। ये कहना कि हम बहुत ज्यादा कार्ब्स खा रहे हैं, यस दैट्स अनदर रीजन। बिकॉज खाली खाना नहीं है, खाने के अलावा भी जो स्नैक है वो भी सब कार्ब्स है, चाहे वो चाय है, चाहे वो कुकी है, बिस्किट है, आप कुछ भी खा लो, आपके किचन में सब कार्ब है। तो इतना हाई कार्ब क्या प्रॉब्लम दे सकता है? कुछ लोगों को दे सकता है अगर हमारी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, अगर हमारा ऐसा ऐसा करके मान लो माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो हमारे लिए वो ग्लूकोज हाई होने लग जाता है। और ये किसी को भी हो सकता है, ये दिस इज नो सेट रूल फॉर इट। प्रॉब्लम है कि हम उसको पकड़ नहीं पा रहे, दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। इट कैन बी सॉल्व्ड, इट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम कि भैया ग्लूकोज की हाई ग्लूकोज की कोई इशू नहीं है ज्यादा। वो इशू कब बनता है? जब वो परसिस्टेंटली हाई रहता है। बिकॉज नाउ व्हाट यू आर टॉकिंग इज कि मेरा इंजन, पेट्रोल इंजन खराब है गाड़ी का, भाई मैं क्या करूं, मुझे चलना ही 40 की स्पीड पर। सो देन इट स्लोली kind of transform into any of these problems. Now I'll look at all these 3 problems and I'll show you how they are interconnected. Number 1, cancer. कैंसर सेल्स का एक सबसे
कॉमन फैक्टर क्या है सारे सेल्स में कि उनका माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज्ड होता है, सो दे स्ट्राइव ऑन ग्लूकोज। अब मान लो सेल का, नॉर्मल सेल का माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हुआ तो हमारे यहाँ प्रोसेस है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस है कि आवर सेल्स डाई इवेंचुअली, बट इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि ग्लूकोज हाई है, हाई इंसुलिन है, देयर इज सो मच सप्लाई ऑफ एनर्जी, और वो माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होने के बाद भी द सेल इज सर्वाइविंग एंड थ्राइविंग ऑन ग्लूकोज, एंड नाउ इट हैज बिकम अ कैंसर सेल, एंड देन इफ इट इज थ्राइविंग एंड वी आर प्रोवाइडिंग दैट फूड जिसके जिसके ऊपर वो बहुत खुश है, जिसको वो उसको आगे जनरेट करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, दे कैन जस्ट, सेल्स कैन मल्टीप्लाई। तो आप समझिए कि इट्स अ डबल वैमी कि एक तरफ तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया खराब है जिसके कारण आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हाई ग्लूकोज, हाई इंसुलिन एटसेट्रा, हाई यूरिक एसिड, और दूसरा अब इससे काम नहीं चला, पर अब ये भी ऐड हो गया कि ये जो कैंसर वाले सेल्स हैं ये भी थ्राइव कर रहे हैं, अब दे डिडंट डाई। अब नाउ व्हेन वन कैंसर सेल गिव्स बर्थ टू अनदर कैंसर सेल, that cell also will have damaged mitochondria, and that's the irony of this, and that's the biggest tension of this field of cancer, कि उसके सारे जो cells हैं, by the time a doctor catches your tumor, जब तक वो screening में आता है, I think a few billion cells have accumulated already, so you can imagine कि वो problem कितनी लंबी चलती हुई आ रही है, and that is why I am saying जो last irony है वो उसके healing में है, रिपेयर में है, कि हम उसको क्यों नहीं कर पा रहे, और उसका कारण ये है कि इफ वी कीप गिविंग ग्लूकोज टू आवर बॉडी, इफ वी कीप गिविंग ग्लूकोज टू आवर सेल्स, देन व्हाट इज हैपनिंग, ए वी आर रनिंग ऑन 40% एफिशिएंसी, एंड बी वी आर फीडिंग कैंसर सेल्स। दूसरा, हार्ट अटैक, हार्ट की प्रॉब्लम, सेम, हाई इंसुलिन लीड्स टू हाई ट्राइग्लिसराइड। अब जितने ट्राइग्लिसराइड्स हाई होंगे, दे विल कैरी हाई एपोपी प्रोटीन। एपोपी एक माना जाता है कि वो एक उसके अंदर एक नोटोरियस कैरेक्टर है वो, कि वो हमारे आर्टरी में जा सकता है और प्लैक बना सकता है, ब्लॉकेज बना सकता है। तो अगर हम हाई ट्राइग्लिसराइड्स के साथ रह रहे हैं, जी रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हमारा फैट इंजन तो कम काम कर ही रहा है, बहुत कम काम कर रहा है, लेकिन वो साथ में उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होने लग जाए, कैल्सिफाइड हो जाए प्लैक। Number 3, diabetes. Of course, you are living with high sugar, so diabetes is but obvious. Now, so the problem did come because of the food, but food is not to be blamed. क्योंकि या तो वो उस इंसान के लिए खाना ज़्यादा है, या उस इंसान के लिए उसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे पता लगाएं कि हम कार्ब्स पूरे खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, ठीक खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं। आई थिंक द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, वैसे तो ये कैंसर और ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल है पकड़नी, बट जनरली वन शुड टेक नोट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स like high glucose, insulin numbers, liver health, uric acid particularly, because that's linked with glucose as well, and then cholesterol numbers. In cholesterol, none of the numbers matter as far as I'm concerned, only triglycerides. So triglycerides are high, then you should be worried about that. Yeah, it can cause certain problems or issues going forward. And likewise, अगर आपको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम, या आपको एंटिसिपेशन है कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, जस्ट बिकॉज आई कम फ्रॉम दैट फैमिली, होना नहीं चाहिए इस एपिसोड को सुनने के बाद, पर फिर भी अगर आपको फियर है, आप चेक कराना चाहते हैं, या आप ओबीज हैं, या आप मोटे हो रहे हैं, तो देयर इज नो हार्म इन गेटिंग आर्टरी चेक्ड। एक मैंने पिछले एपिसोड में बताया हार्ट अटैक वाले में, CAC एंड CT एंजियोग्राफी, देयर आर 2 टेस्ट फॉर यू दैट यू कैन हैव इट चेक्ड, बट दीज आर द टेस्टिंग पार्ट। क्योंकि अब इस टेस्टिंग के बाद आप डॉक्टर के पास गए, स्क्रीनिंग के बाद, तो डॉक्टर को तो प्लैक दिख रहा है, तो वो तो प्लैक को ही अटेंड करेगा ना। आई डोंट नो व्हाई डॉक्टर्स गेट बैड माउथ्स all the time, because these are issues that you are approaching a doctor with, and that therefore doctor has to give you some solutions, पर वो solutions maintain करने के लिए भी struggle है, वो रिवर्स तो करना बहुत मुश्किल है। इसलिए कितने केसेस सुने होंगे आपने कि डायबिटीज रिवर्स कर दी, पॉसिबल है,
आजकल कैंसर को भी लोग बिल्कुल खत्म कर पा रहे हैं, ऑफ कोर्स आफ्टर सर्जरी एंड डॉक्टर्स इंटरवेंशन, बट वो सब पॉसिबल है। लेकिन आप समझिए कि डॉक्टर पे जान चले गए आप और स्क्रीनिंग में कुछ आ गया तो फिर डॉक्टर है, फिर डॉक्टर एडवाइस करेगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना। उसके साथ साथ भी आप अपना न्यूट्रिशनल एंगल और एक्सरसाइज वाला एंगल कर सकते हैं, जो मैं अभी समझाता हूँ आपको। सो दैट इज द डॉक्टर सोल्यूशन, कि भाई आप डॉक्टर के पास गए तो वहां पे जो आपको पास अगर ऑलरेडी बिल्डअप है तो वो करेंगे। अब आपके लिए होम सोल्यूशन क्या है कि हाउ हाउ डू वी टारगेट अ सेल एंड हाउ डू वी टारगेट माइटोकॉन्ड्रिया विद इन अ सेल। दीज टू क्वेश्चंस आर देयर, राइट। सो मुझे माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ इंप्रूव करनी है, मुझे उसका मतलब है कि मुझे फैट ऑक्सीडेशन इंप्रूव करना है। उसका मतलब ये है कि मैं फैट को फ्यूल की तरह अच्छे से यूज कर पा रहा हूँ। उसका मतलब ये है कि मेरा ग्लूकोज ठीक रहेगा। उसका मतलब ये है कि मेरा इंसुलिन ठीक रहेगा। उसका मतलब ये भी है कि मेरा ट्राइग्लिसराइड्स ठीक रहेगा। और ये सब नंबर्स ठीक रहेंगे तो प्रॉब्लम फिर भी आ सकती है, बट एटलीस्ट ये सीरियस क्रॉनिक एलिमेंट्स नहीं आएंगी। तो माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ को दो तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता है ठीक करने के लिए। एक एक्सरसाइजिंग है, एक न्यूट्रिशन है। एक्सरसाइजिंग में मैंने एक्सरसाइजिंग वाले एपिसोड में बताया कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ के बारे में। आप प्लीज़ वॉच गो अहेड एंड वॉच दैट, इट विल टेल यू कि आपको क्या करना चाहिए माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ के लिए। न्यूट्रिशन के लिए again mitochondria, it's an irony in India because what happens is that my mitochondria is in bad shape, but and then I am eating high carb food, तो मुझे माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। मेरे सेल को वो ग्लूकोज को ले रहा है, उसको जितनी एनर्जी चाहिए उतनी यूज़ करके अपना बाकी फैट में कन्वर्ट कर देता है। फैट मेटाबॉलिज्म इज कॉम्प्रोमाइज एंड स्लोली over a period of time, like I said, it gives birth to all these diseases, including Alzheimer's. So, nutrition के केस में, I think if the scenario was right, I would have recommended high fat diet, wonderful diet, especially for cancer. I think it's pretty clear because आप समझिए ना कि cancer cells are thriving on glucose, तो ग्लूकोज मत दो, फैट दे दो। The second energy source cancer cells have is glutamine. अब glutamine is an amino acid which is produced within our body. हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उसके, उस पर तो हम कुछ कर नहीं सकते ग्लूटामिन के बारे में। उसके लिए तो हम दवाई ले सकते हैं, वो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करें, लेकिन ग्लूकोज के बारे में तो कर सकते हैं। तो जो भी जिनका भी ये नंबर कोई भी, आप समझिए कि हाउ एवरीथिंग इज लिंक्ड। So, I mean, I will not be surprised if somebody's numbers, let's say three boys, three people, and they have the similar numbers, high triglycerides high है, यूरिक एसिड हाई है, या कुछ और हाई है, तो तकरीबन सेम रिपोर्ट है। और एक को जाके हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है बड़े होके, दूसरे को कैंसर हो जाता है, और तीसरे को डायबिटीज हो जाती है, बिकॉज द कॉज, रूट कॉज इज सेम। तो हमें कार्ब्स को मिनिमाइज करना पड़ेगा अगर आपके कोई भी नंबर हिले हुए हैं। और उसका सबसे अच्छा तरीका मैंने बहुत सारे एपिसोड्स में बताया है, दैट कंप्लीटली स्पेयर कार्ब्स कंप्लीटली फ्रॉम वन मील, मतलब कार्ब्स को खाओ मत आप एक मील में, एंड ब्रेकफास्ट इज दैट ऑप्शन। बाकी आप एपिसोड्स देखेंगे तो आपको और बहुत सारी ऑप्शन नजर आएंगी। तो कार्ब्स को मिनिमाइज करना है, दैट इज द एम, दैट शुड बी द एम इन केस ये कोई भी नंबर, मैं कैंसर वाली स्टेज की बात नहीं कर रहा, वो तो अब आपका कैंसर है, आपको पता लग गया है, तो आप डॉक्टर की सुपरविजन में है। सो वट एवर ही टेल्स यू, एंड यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर एज वेल वेन एवर यू टेक अप एनी डाइट। बट आई थिंक हाई फैट डाइट, high fat breakfast, high fat and protein, and then lunch carbs, and dinner again try to minimize the carb and bring in high fat into the equation. Protein तो आ ही जाएगा उसके साथ, फैट के साथ। तो I think that's how you can manage it. So I think it's time to finish this episode now. So just a quick recap that genetics do not play a role, and genetics do not drive us. What drives us is our cell, and within our cell, what drives us is mitochondrial health, and what drives mitochondrial health is our lifestyle, which is exercising and our metabolism both together. Because ये भी बहुत सारे केसेस आते हैं कि जहाँ आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं उसके बाद भी आपको हार्ट इश्यूज हैं। सो डेफिनेटली आई मीन एंड वी कैन फिगर आउट फ्रॉम द रिपोर्ट्स, आई मीन देयर आर सो मच टेस्टिंग नाउ कि हमें पता लग सकता है, हमें आइडिया लग सकता है कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग। एंड देयर आर कैंसर स्क्रीनिंग्स आल्सो अवेलेबल नाउ। आई थिंक अबाउट द एज ऑफ 40 women should definitely go for cancer screening once, and then see कि उसके बाद कब डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं।
So I hope you like this episode. I managed to bring in some new insights for you on this subject and the ironies of being in India and eating nutritious food and still reeling with all these issues. So thank you very much for watching Ramban, and आई वुड अर्ज यू टू काइंडली सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो, बिकॉज ये ज़रूरी है। आप सब्सक्राइब करिए, आपको पता लगेगा, नोटिफिकेशन आएंगी आपके पास, और नहीं भी आएंगी तो एटलीस्ट यू गेट टू सी माई पॉडकास्ट एंड यू विल गेट टू हियर सम न्यू इनसाइट्स एज वेल ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। थैंक यू वेरी मच।